मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है बकिंघम पाई थ्योरम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इसकी अजम्पशंस देखेंगे, उसी के बेस पे इसके स्टेटमेंट है, देन फिर प्रूफ है। इतना क्लियर? तो यहाँ पे हम अजम्पशंस देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, द पाई थ्योरम मेक्स यूज ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब यहाँ पे हम अजम्पशंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली जो अजम्पशंस है वो देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू सेलेक्ट ऑलवेज एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट इन ए फिजिकल फिनोमिना। जो मेरे पास फिजिकल फिनोमिना में, देखो फिजिकल फिनोमिना है तो उसमें मेरे पास एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स हमें ऑलवेज सेलेक्ट करनी है। मतलब पॉसिबल है तो हमें उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू। सबसे पहले हमारे पास जो पहला काम होगा, जब भी हम ये पाई थ्योरम वाला काम करेंगे तो सबसे पहला हमारा वर्क यही होगा कि हम जितने भी फिजिकल फिनोमिना में हम एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे इन मैकेनिक्स में देखें तो एम की वैल्यू मेरे पास, मतलब इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स जो है ना वो 3 है, लेंथ, टाइम, मास और फोर्स। मतलब लेंथ टाइम मास हो गया या लेंथ टाइम फोर्स हो गया, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये चीज़ अलग से बताई हुई है, बट हमें जो मेन पर्पज़ है हमारा वो ये है कि फिजिकल फिनोमिना में एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स को हमें हमेशा सेलेक्ट करना है। पहला काम तो ये है। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे वर्क रहेगा, देयर एग्जिस्ट क्वांटिटीज़। यहाँ पे मेरे पास फिजिकल फिनोमिना में कुछ क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी जिनका हुज डायमेंशनल फॉर्मूला में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एम फंडामेंटल यूनिट। तो इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना वो एक्सप्रेस होगा इन टर्म, जो हमारे पास एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स है ना इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। फिर थर्ड जो पॉइंट है, जो यहाँ पे हमने ये क्वांटिटीज मानी है, अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है तो इनको हम बोल सकते हैं डायमेंशनल क्वांटिटीज। ठीक है, और ये कितनी है, एन। तो हमारे पास जितनी भी ये एन डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं इनके बीच में देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल रिलेशनशिप। इनके बीच में हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। अब वो किस तरीके से होगा कि फंक्शन मेरे पास क्या हो गया, 5 हो गया, और Q1 Q2 से लेके Qn इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में जो यूनिट मैंने चूज़ की है, ठीक है, मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट जो यूनिट चूज़ की है उनके टाइप से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, हमारे पास जो यूनिट मैंने चूज़ की है उनसे इंडिपेंडेंट है। इज डायमेंशनली होमोजीनियस। ये मेरे पास क्या है, डायमेंशनली होमोजीनियस। अब डायमेंशनली होमोजीनियस क्या होता है इसका भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो बेटा डायमेंशनली होमोजीनियस का मतलब ये है द क्वांटिटीज अकरिंग ऑन बोथ साइड। जो दोनों बोथ साइड हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी ऑफ द इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन। डायमेंशनली होमोजीनियस का मतलब ये है कि मेरे पास दोनों साइड इस इक्वेशन में जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो दोनों के दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे 4 अजम्पशन है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे एक बार इनको ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको करना है, जो भी फिजिकल फिनोमिना होगा, देखो बेटा जो भी मेरे पास फिजिकल फिनोमिना होगा, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है, यूनिट्स। पहला स्टेप तो यही है, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पे जो फिजिकल फिनोमिना है तो उसमें कुछ क्वांटिटीज होंगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में मेरे पास कुछ क्वांटिटीज आएंगी, जो कि मेरे पास क्या है, एन क्वांटिटीज है। ठीक है, अब जो ये एन क्वांटिटीज आई हैं इनकी जो डायमेंशनल होगी
वो इन्हीं एम फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स हैं इन्हीं के टर्म्स में हम इनको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल्स यूनिट हमने सेलेक्ट की है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फिजिकल फिनोमिना में कुछ क्वांटिटीज होंगी, तो उनकी जो डायमेंशन है यहाँ पर वो हमारे पास इन एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस होंगी, इतना क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप जो होगा हमारे पास, जो ये फंडामेंटल मेरे पास फंडामेंटल नहीं, जो ये मेरे पास क्वांटिटीज आई हैं, अब इन क्वांटिटीज की डायमेंशनल तो हम डायमेंशन तो बात करें ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, कि इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। तो दिस इज डायमेंशनल क्वांटिटीज। अब ये कितनी है, एन। तो एन डायमेंशनल क्वांटिटीज जो है मेरे पास, इनके बीच में एक फंक्शन यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया, इतना क्लियर। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, ये यहाँ पे जो मैंने यूनिट चूज की है उनसे क्या है, इंडिपेंडेंट है, उनके टाइप से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये क्या है, डायमेंशनली होमोजीनियस है। डायमेंशनली होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो दोनों साइड मेरे पास क्वांटिटीज आएंगी उनकी दोनों साइड सेम डायमेंशन होनी चाहिए, कि इधर भी कुछ क्वांटिटीज होंगी इधर भी कुछ क्वांटिटीज होंगी, तो दोनों की सेम डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे पास यहाँ पे फॉलोइंग अजम्पशंस जो कि मेरे पास पाई थ्योरम के लिए नीड है। ठीक है, सबसे पहले एम फंडामेंटल यूनिट, एम इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे आप चूज करोगे, मतलब सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज होंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप इनकी टर्म्स में क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे। फिर जो यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटीज है, अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो दिस इज डायमेंशनल क्वांटिटीज। तो ये एन डायमेंशनल क्वांटिटीज के बीच में एक फंक्शन रिलेशनशिप हम यहाँ पे एग्जिस्ट कराएंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशन होती है, ये जो हम यहाँ पे यूनिट चूज कर रहे हैं, ये यूनिट चूज ही तो की है, सेलेक्ट ही तो की है, इनके टाइप से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डायमेंशनली होमोजीनियस है, जिसका मतलब कि दोनों साइड जो भी मेरे पास क्वांटिटीज आती हैं इक्वेशन के, उनकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट क्या है बंकिंघम पाई थ्योरम की, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो मेरे पास इफ पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। इफ Q1 Q2 से लेके Qn बी एन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ए फिजिकल फिनोमिना, इफ देयर आर m मतलब इन n से लेस देन independent fundamental units in this system, then the relation this equal to 0 is equivalent to the relation this equal to 0 where pi1 pi2 pi n minus r are the dimensionless power product of q1 q2 से लेके qn taken r plus 1 at a time, r being the rank of the dimensional matrix of the given physical quantities। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ये जो स्टेटमेंट बोली है, इसको एक एक पॉइंट इसका समझेंगे कि क्या स्टेटमेंट है इसकी, और फिर इसके प्रूफ पर चलेंगे। देखो मेरे पास एक फिजिकल फिनोमिना है, तो फिजिकल फिनोमिना है तो वहाँ पे मेरे पास सिंपल सी एन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी। ये हमने ले लिया कि मेरे पास फिजिकल फिनोमिना में अगर मेरे पास ये फिर एन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, फिर वहाँ पे अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई यहाँ पे, और मैंने तो आपको बोला कि जो हम बंकिंघम पाई थ्योरम करेंगे तो उसमें सबसे पहला काम तो हमारा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट को सेलेक्ट करना। तो जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज तो आ चुकी, जो सेकेंड पॉइंट है ये तो आ चुका है, तो मैं पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी लूँगी। तो इफ देयर आर, अब मेरे पास यहाँ पे m इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट है इन दिस सिस्टम, जो मेरे पास सिस्टम है उसमें इतने मेरे पास फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, अब देखो ये जो m लिए मैंने इन फिजिकल क्वांटिटीज से कम लिए, लेस लिए। स्टेटमेंट में ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले जो भी मेरे पास यहाँ पे फिजिकल फिनोमिना है या सिस्टम है, मेरे पास फिजिकल फिनोमिना हो गया,
इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, जो मेरे पास n फिजिकल क्वांटिटीज हमने ली, कौन कौन सी ली, Q1 Q2 से लेके Qn, ये मैंने फिजिकल क्वांटिटीज ली। अब मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज ये वाली चीज़ तो आ गई, ठीक है, बट इनके डायमेंशनल फॉर्मूले को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किन की ज़रूरत है, फंडामेंटल यूनिट्स, इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये भी तो हम सेलेक्ट करेंगे ना। फिर हमने यहाँ पे ले लिया कि जो मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, m इंडिपेंडेंट मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। अब जो मैंने यहाँ पे m इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स लिए वो इन n से क्या होंगे, लेस होंगे, इतना ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया। तब मैं देन ए रिलेशन, ये वाला रिलेशन मैंने अभी बनाया था कि जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज, जो डायमेंशनल क्वांटिटीज होंगी उनके बीच में उनके सबके बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो ये रिलेशन है इज इक्विवेलेंट टू द रिलेशन दिस, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे फाई है तो यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन एफ ले लिया। अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनकी जगह मेरे पास यहाँ पे Q1 की जगह पाई 1, Q2 की जगह पाई 2, इसकी जगह पाई n माइनस आर आ गया इक्वल टू 0। तो ये जो रिलेशन है ये इसके इक्विवेलेंट होगा, इस रिलेशन के। अब हमें इसके इक्विवेलेंट ये रिलेशन दिखाना है। अब यहाँ पे जो ये पाई 1, पाई 2, पाई n माइनस आर और फिर n माइनस आर कहाँ से आ गया, n का तो हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज है, r कहाँ से आ गया, तो इनके बारे में तो पता होना चाहिए। अब देखो जो मेरे पास यहाँ पे बेटा पाई 1, पाई 2, पाई n माइनस आर है, ये मेरे पास डायमेंशन लेस पावर प्रोडक्ट है ऑफ दिस। जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन लेस पावर प्रोडक्ट है, इनको हम बोलेंगे डायमेंशन लेस पावर प्रोडक्ट, ठीक है। पाई 1, पाई 2, पाई n माइनस आर सभी के सभी डायमेंशन लेस पावर प्रोडक्ट हैं ऑफ Q1 Q2 से लेके Qn के, ठीक है। अब जो यहाँ पे टेकन, जो मैं यहाँ पे लूँगी, जैसे मैंने इनका डायमेंशन लेस पावर प्रोडक्ट लिया ऑफ दिस, तो यहाँ पे ये मेरे पास टेकन टाइम किसी टाइम t में ये मेरे पास लूँगी मैं r+1 टाइम, ठीक है। जब एग्जाम्पल समझेंगे ना इसमें तब आपको समझ आएगा। जैसे कि मेरे पास कहीं पे भी 3 आया तो जब मैं इसको यहाँ पे पाई 1 लूँगी तो यहाँ पे 3 तो होंगे मेरे पास, ठीक है, साथ में एक और आएगा, वो चीज़ है यहाँ पे कि 3 जो है मैं r की वैल्यू ले लूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है, साथ में एक और आएगा एक्स्ट्रा, ये प्रोसीजर, ठीक है, समझना एट ए टाइम t पर। इतना क्लियर। अब जो ये r है, r क्या है, जो मेरे पास जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनकी जो डायमेंशनल मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक r, जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसकी मैं डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसकी जो रैंक निकल के आएगी वो मेरे पास आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें लेके चलनी है, क्या दिखाना है और क्या क्या हमें गिवन है। हमें सिंपल सा फंडा इतना गिवन है कि मेरे पास फिजिकल फिनोमिना में मेरे पास n फिजिकल क्वांटिटीज़ मुझे गिवन है जिसमें मैंने इनसे लेस, ठीक है, m इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया और मेरे पास ये रिलेशन है इक्वल टू 0। अब मुझे इस रिलेशन को इक्वल टू इक्विवेलेंट दिखाना है इसके, जहाँ पर मेरे पास जो है पाई 1, पाई 2, पाई n माइनस आर है, ये मेरे पास क्या है, डायमेंशन लेस पावर प्रोडक्ट है इन क्वांटिटीज का। अब जब मैं यहाँ पे लूँगी ये तो मेरे पास यहाँ पे r+1 टेकन, मतलब जो लेना है r+1 लेना है यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देन एट ए टाइम t पर, और जो ये r है ये मेरे पास जो भी यहाँ पे मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो मैं डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाऊंगी उसकी रैंक है r, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये n माइनस आर आएगा, ये n माइनस आर हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, वो हम देखेंगे कैसे निकल के आएंगे। तो यहाँ पे तो n है, इसकी जगह मेरे पास इतने निकल के आएंगे ये, तो इक्वल टू ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। फिजिकल क्वांटिटीज़ ले ली,
उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने फंडामेंटल इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट्स ले लिए। ये मेरे पास उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप आ गया। तो इसको मुझे इसके इक्विवेलेंट दिखाना है, जहाँ पर ये मेरे पास क्या है, डायमेंशनलेस पावर प्रोडक्ट है इन क्वांटिटीज के, फिजिकल क्वांटिटीज के। और ये जो मेरे पास जब भी मैं इनको लूँगी तो जैसे आर की वैल्यू अगर 3 आई तो मेरे पास पाई 1 में इस तरीके से 3 लिख के एक एक्स्ट्रा और आएगा, वो चीज़ है ये, ठीक है। जहाँ पे आर मेरे पास क्या है, जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज है इनकी जो डायमेंशनल मैट्रिक्स में बनाऊंगी उसकी रैंक है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं करूँगी इसको मेरे पास ये निकल के आएगा, तो यहाँ पे ये n माइनस आर आएगा। जैसे यहाँ पे n फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो यहाँ पे ये n माइनस आर निकल के आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर बेटा, देखो आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, अच्छे से समझना बेटा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो, लेट Q1 Q2 Qn, मेरे पास n क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, जो अभी स्टेटमेंट में आपको बताई कि कोई भी फिजिकल फिनोमिना है तो उसमें ये मेरे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज है तो इनकी डायमेंशन जो डायमेंशनल होगी, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे लेट देयर डायमेंशन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ m फंडामेंटल यूनिट्स। अभी देखो, अभी ऊपर हमने कंसीडर किया है ना, इसमें स्टेटमेंट में है कि मेरे पास m फंडामेंटल यूनिट्स है, तो उसी का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो मेरे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी, इनकी डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास m क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स होगी, जिसमें मैंने कैसे मान लिया, u1 u2 um इन द फॉलोइंग मैनर, इस तरीके से आएगा, ठीक है। मेरे पास पहली फिजिकल जो क्वांटिटी है वो Q1 है, दूसरी Q2 है, तीसरी Qn है। इतना क्लियर हो गया। तो जब हम उनकी इसमें इस तरीके से उसके डायमेंशनल को एक्सप्रेस करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे ऐसे लगा लेना। अब देखो ये किस तरीके से किया, देखो जैसे डेंसिटी मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ये मास है, ये लेंथ है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस, ठीक है। क्यों, मुझे क्या पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, डेंसिटी ऐसे करो, डेंसिटी, ठीक है। ये मेरे पास इक्वल किसके होता है, मेरे पास मास इंटू अपॉन में, इंटू नहीं अपॉन में, वॉल्यूम, ठीक है। इतना क्लियर। अब डेंसिटी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, रो, ठीक है। मास क्या होता है मेरे पास m, इतना, अगर उसकी तरीके से हम देखें, ठीक है, डायमेंशन। और वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, इसमें वॉल्यूम में क्या होता है, मेरे पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, उस तरीके से तो लेते हैं। तो वॉल्यूम में मेरे पास l की पावर 3 आ जाएगा। तो मेरे पास जब डायमेंशन लिखूंगी तो मैं लिखूंगी इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है यहाँ पे हम उनकी यूनिट लिखेंगे, ठीक है। और इनकी पावर्स कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल में काफ़ी सारे मैं वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ लूँगी, फिर उनकी डायमेंशन लिखूँगी, तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ बताया है, ठीक है, कि मेरे पास डेंसिटी की डायमेंशन ये होती है। तो यहाँ पे हम ये वाली ये यूनिट लिखते हैं, और इनकी पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो इस तरीके से पावर होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके। ओके बेटा, अब यहाँ से हटा देते हैं इसको, अब आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से पहली फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिख दी यहाँ पे Q1, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मेरे पास U1 U2 से लेके UM तक ही आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ML आ गया, उसी तरीके से फिर U1 U2 UM, U1 U2 UM, बट इनकी पावर अलग अलग हो सकती है। काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो सबकी पावर अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे -3 हो, यहाँ पे कुछ भी ना हो, यहाँ पे -3 हो,
इस तरीके से आके चल जाएगी, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे होगा इनकी पावर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया A11 A21 AM1, सिमिलरली A12 A1 A22 इस तरीके से, और A1n A2n AM1। इतना क्लियर। अब देखो इसको ध्यान कैसे रखना है, यहाँ पे n है, इसको ध्यान किस तरीके से रखना है वो चीज आप देखना बेटा। यहाँ पे U1 U2 UM, ये चीज तो समझ आ गया आपको। अब देखो जब U1 की बात करेंगे, U1 ठीक है, तो यहाँ पे A1 फिक्स रखना है 1 से लेके n तक। फिर U2 की बात करें तो A2 फिक्स रखना है फिर 1 से लेके n तक। बात समझ आई बेटा। देखो U1 की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास A1 इसकी पावर में A1 इसी तरीके से U2 बात कर रहे हैं तो U2 यहाँ तक U2 हो गया, तो यहाँ पे A2 इसकी पावर में A2। किस तरीके से ध्यान रखना वो चीज़ बता रही हूँ। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे UM है, यहाँ पे भी UM है, यहाँ पे भी UM है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा AM। अब क्या करना है, 1 2 से लेके n तक, 1 2 से लेके n तक, 1 2 से लेके n तक, ये सब में सेम है। अब आप देख सकते हो U1 A11 A12 लास्ट में A1 21 22, ठीक है। तो बात समझ आ गई। और ये जो हमने लिए ना, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना, जब मैट्रिक्स का काम करते हैं तो उसमें एक जनरल मैट्रिक्स का टाइप में लेते हैं, तो वो उसी फॉर्म में आएगी आगे। जब डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये उसी फॉर्म में निकल के जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अरेंज किया है इसको। तो बात समझ आ गई। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी जब उसकी हम डायमेंशन लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखते हैं कि जो ये मेरे पास यूनिट्स होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, इनकी कुछ पावर्स होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से लिखना है, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज मानी, ठीक है। और पावर्स भी कैसे मानी, U1 है तो A11, U2 है तो A22, UM है तो UM, फिर 1 2 से लेके n तक, 1 2 से लेके n तक, 1 2 से लेके n तक, ठीक है बेटा। और ये ब्रैकेट दोनों साइड लगाने, क्योंकि जब डायमेंशन लिखते हैं हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे वही चीज बोल दी कि जो मेरे पास शो डेट AIJ, मतलब A11 A21 ये जो ऊपर वाले हैं, ये AIJ जो है इज द एक्सपोनेंट है ऑफ UI, मतलब पावर में है उनके, ठीक है। UI के मतलब U1 की पावर में है, U2 की पावर में है, U3 की पावर में, U4 की पावर में, UM की पावर में है, ठीक है। इन द डायमेंशन ऑफ QJ की डायमेंशन में, मतलब सबका सब मैंने यहाँ पे जर्नल लिख दिया। QJ मतलब Q12 से लेके Qn, इनको QJ मतलब Q1 की डायमेंशन में जो UI है इनके एक्सपोनेंट है, Q2 की डायमेंशन में U1 U2 UM की एक्सपोनेंट है, Q3 के डायमेंशन में है, Qn के डायमेंशन में जो मेरे पास U1 U2 UM है इनके एक्सपोनेंट है। ये चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। द मैट्रिक्स ऑफ द डायमेंशन, मतलब डायमेंशन की मैट्रिक्स बोल दो या डायमेंशनल मैट्रिक्स बोल दो, ऑफ द गिवन फिजिकल सिस्टम इज रिटन एज। अब जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको बनाई है ना, ये चीज़ पूरा का पूरा प्रोसीजर कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये मेरे पास यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट, इनकी पावर्स, ठीक है, एक्सपोनेंट, ओके। ये क्यों लगाई है, क्यों हम बचपन से ये चीज़ें निकालते आ रहे हैं फिजिक्स में कि ये मेरे पास डेंसिटी है तो इसका मेरे पास डायमेंशन ये होगी, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आता है और उनकी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, सब में अलग अलग होता है, ओके। अब देखो, अब इनकी मैं यहाँ पे डायमेंशनल मैट्रिक्स बना रही हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना किस तरीके से बनाऊंगी। थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे इतना सही है ना। अब देखो इसको इधर ले जाते हैं, ओके। अब देखो जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको रखेंगे हम यहाँ पे Q1 Q2 Qn इस तरीके से, ठीक है। और जो मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको रखेंगे ऐसे U1 U2 UM। अब यहाँ पे ये कैसे आई वो देखना। Q1 का पहले काम करते हैं ना। Q1 में U1 की पावर क्या है, Q1 में U1 की पावर क्या है, A11। Q1 में U2 की पावर क्या है, U2 की पावर क्या है, A21। Q1 में ही UM की पावर क्या है, AMN।
इतना क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे Q2 में। Q2 में Q1 की पावर क्या है, A12। इसमें ही मेरे पास U2 की पावर क्या है, A22। Q2 में ही मेरे पास UM की पावर क्या है, UM की पावर क्या है, 30। ऐसे फिर लास्ट में हम Qn पे गए। Qn में U1 की पावर क्या है मेरे पास, A1n। ठीक है। फिर सिमिलरली इसमें Qn में मेरे पास U2 की पावर क्या है, 30। फिर इसमें इसकी पावर क्या है, 30। बात समझ आई किस तरीके से बनाया। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखी, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स लिखी। फिर जब Q1 पे गए तो हमने देखा U1 की पावर क्या है, U2 की पावर क्या है, UM की पावर क्या है। फिर सिमिलरली Q2 में गए, U1 की पावर क्या है, U2 की पावर क्या है, UM की पावर क्या है। फिर इसमें गए, U1 की पावर क्या है, U2 की पावर क्या है, UM की पावर क्या है। इस तरीके से हमने देखना, सिर्फ उस क्वांटिटी में पहुंच जाओ, फिर इनकी पावर देख के यहाँ पे लिखते चले जाओ। ठीक है बेटा। अब देखो, जब हम मैट्रिक्स का देखते हैं तो हम किस तरीके से देखते हैं, यही वाली तो फॉर्म आती है, A11 A12 से लेके A1n, A21 A22 से लेके A2n, सो ऑन ऐसे करते चले जाएंगे, AN1 AN2 सो लेके AN। ऐसे तो होता है ना। इतनी बात समझ आ गई। या आप इसको M ले लो, यहाँ पे आप M ले लोगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको ले लेते हैं AM2 सो लेके AMN। ठीक है, तो ये मेरे पास कितनी की हो जाती है, M क्रॉस N मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम। तो मेरे पास 1 2 M तो रो है मेरे पास, और यहाँ तक मेरे पास क्या है, देखो 1 2 3 से लेके M तक मेरे पास रो हो गई, और ऐसे लेके जाऊंगी तो मेरे पास N कॉलम होगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम पढ़ते हैं बचपन में, मैट्रिक्स में यही पढ़ते आए हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पे A11 A12 A1n, A21 A22 A2n, AM1 AM2 AMn। तो ये भी मेरे पास क्या होगी, M क्रॉस N की मैट्रिक्स, कि M मेरे पास कितनी होगी, रो हो गई, और N मेरे पास कितने होंगे, कॉलम होंगे। इट इज डिनोटेड बाय A। ओके, क्लियर हो गया। अब ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज ले ली, और सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सिंपल सी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे हमारे पास है, फंडामेंटल यूनिट्स ले ली। और जो मेरे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स को लेके मैंने यहाँ पे डायमेंशनल मैट्रिक्स बना दी। ये तो काम हमारे पास हो गया, पर हमारा यहाँ पे प्रूफ करने का मेन टारगेट है ये पाई 1 पाई 2 पाई n माइनस आर। तो ये क्या है मेरे पास, डायमेंशनलेस पावर प्रोडक्ट। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेटस फॉर्म ए प्रोडक्ट पाई ले लिया, प्रोडक्ट पाई ऑफ पावर्स ऑफ दिस, मतलब इनकी पावर्स का। ठीक है, अब देखो किस तरीके से लेंगे, पाई प्रोडक्ट लिया है मैंने, इनकी पावर्स करूंगी फिर उनका प्रोडक्ट करूंगी। बात समझेगी ना, पाई प्रोडक्ट बोल रहे तो नाम से ही पता चल रहा, पाई प्रोडक्ट मतलब पाई प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दिस, इनकी पावर्स का पाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, ये ली फिजिकल क्वांटिटीज ली। ठीक है, इनकी पावर्स लगाई मैंने, x1 x2 xn ले लिया, इनकी प्रोडक्ट की इक्वल टू पाई। आ गया। देखो बेटा, यहाँ तक ये चीज समझ आ गया। आपको सिर्फ ध्यान रखना है इसी के, जो लैंग्वेज बोली जा रही है ना इसी पे। ठीक है, प्रोडक्ट पाई ऑफ पावर्स ऑफ दिस, मतलब इनकी पावर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, पाई, पाई इक्वल टू इनकी पावर्स की उनका प्रोडक्ट। जैसे कि मेरे पास Q1 फिजिकल क्वांटिटी, इसकी पावर ली, Q2 फिजिकल क्वांटिटी, इसकी पावर ली, सोन करते करते मैंने Qn इसकी पावर ली। अब जो ये मैंने फिजिकल क्वांटिटीज की पावर ली है, अब इनका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Q1 x1 Q2 x2 की, मतलब इनकी पावर। ठीक है, Qn x की पावर Qn की पावर xn, ये आ गया। ठीक है, Q1 की पावर x1 Q2 की पावर x2 Qn की पावर xn। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला नेक्स्ट काम है वो ध्यान से समझना। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे दोनों साइड, जो मेरे पास यहाँ पे पाई इक्वल टू दिस आ रहा है, दोनों साइड इनकी डायमेंशन लेनी है। तो मैंने इधर इसका डायमेंशन लगा दिया और इधर भी हम लगा देंगे।
Q1 की पावर x1, Q2 की पावर x2, सो एंड Qn की पावर xn। ये डायमेंशन देखो, ये लगाया हुआ है ना, दिस एंड दिस। अब देखो Q1 मैंने अभी जो यहाँ पर डायमेंशन की फॉर्म में लिखा था, मैंने क्या लिखा था, Q1 को ये लिखा था, Q2 को डायमेंशन की फॉर्म में ऐसे लिखा था, Qn को डायमेंशन की फॉर्म में ऐसे लिखा था। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, Q1 की जगह U1 U2 M, U1 U2 M, U1 U2 M, यहाँ पे A1 A2, मतलब देखो ये नहीं कि आप पीछे जाओगे, माइंड में चीजें सेट रखो। यहाँ पे ऐसे Q1 का मेरे पास क्या था, सब में U1 U2 UM, इसमें भी मेरे पास U1 U2 UM, U1 U2 UM UM, एक मिनट, UM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, U1 का मेरे पास यहाँ पे A1 था, U1 में जहाँ है वहां पे पहले A1 लगा दो, ठीक है। तो मैंने U1 की A1 A1 A1, फिर क्या करना है बेटा, 1 से लेके n तक, ठीक है। 1 लगाओ, फिर 2 लगाओ, से लेके n तक, इस तरीके से याद रखना है। फिर U2 पे जाओगे, U2 है तो यहाँ पे A2 A2 A2, तो A2 A2 A2, फिर 1 से लेके n तक कर दो। फिर इसी तरीके से UM है तो AM AM AM, फिर आगे लगा दो 1 2 से लेके m तक, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज तो मैंने लिख दिया, जो मैंने यहाँ पे अभी डायमेंशन लिखी थी ना इनकी, वो लिख दी। अब इनकी पावर भी तो है, यहाँ पे x1 है, इसकी पावर x2 है, इसकी पावर xn है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे कर दी। ओके, अब देखो यहाँ पे ये चीज तो आ गया मेरे पास। अब देखो इससे आगे इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट चीजें लिखी हुई है। अब देखो कैसे करना है वो चीज देखना। यहाँ पे मेरे पास पाई है। अब जो यहाँ पे U1 को एक साथ लेके आएंगे, U2 वाले को एक साथ लेंगे, U3 को, मतलब इस तरीके से, और UM वालों को एक साथ। तो मेरे पास यहाँ पे अब U1, इसकी पावर A1 1 है, यहाँ पे x1 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A11 x1, ये वाला। फिर U1 यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास A12 x2, फिर लास्ट में मेरे पास है A1 xn। अब देखो बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, ऐड हो जाएगी। बात समझ आई कैसे किया, ठीक है। फिर सिमिलरली जो मेरे पास यहाँ पे U2 आएगा, अब U2 में यहाँ पे A2 1 और इसकी पावर ये x1। तो जैसे देखो मेरे पास A की पावर यहाँ पे B हो गया और यहाँ पे C, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A की पावर BC। तो वही तो चीज़ करें, इसकी पावर ये है, यहाँ पे लगा हुआ है, और ये इसकी पावर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, वही काम किया मैंने, ठीक है बेटा। अब देखो A21 x1 A21 x1, ठीक है। अब ये इससे आ गया यहाँ पे, फिर मेरे पास ये यहाँ से A22 x2, फिर लास्ट में A2n, पावर में चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर देते हैं, A2n xn। अब देखो सबका मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, बेस सेम बेस सेम बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है मेरे पास, ऐड। सिमिलरली करते करते हम जाएंगे, लास्ट में मेरे पास आएगा UM। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई से, तो AM1 x1 AM2 x2, लास्ट में मेरे पास ये वाला पोर्शन AMN xn। यहाँ पे बेस सेम बेस सेम बेस सेम पावर n, ठीक है। और यहाँ से ये लगा, इतना क्लियर हो गया इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे ये आसानी रहे आपको बताना, इतना। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास इधर है, और हमने जब शुरू में पढ़ा था ये चीज़ आप देखोगे कि जो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी निकल के, जो फंक्शन का ये होगा, ये मेरे पास डायमेंशनली होमोजीनियस, मतलब दोनों जो इक्वेशन आएगी निकल के, दोनों की दोनों साइड मेरे पास सेम डायमेंशन होनी चाहिए क्वांटिटीज की। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये आए हैं, तो इधर है और इधर है,
तो दोनों साइड मेरे पास जो क्वांटिटीज हैं मेरे पास उनकी सेम डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है। या आप किस तरीके से कह सकते हो कि मेरे पास जो पाई है वो क्या है, मेरे पास डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। अब ये डायमेंशन लेस है मतलब इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, बात समझ आ गई, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। अब ये इसके इक्वल है और हम तो ये नहीं कह रहे कि ये u1 मेरे पास यूनिट्स है और ये इधर डायमेंशन, मतलब अगर ये डायमेंशन लेस है तो क्लियर सी बात है ये इसके इक्वल है तो ये भी तो डायमेंशन लेस होगा ना। सिंपल सा फंडा आप इतना रखो, ठीक है, कि मेरे पास पाई जो है इसकी जो डायमेंशन है ही नहीं, ये डायमेंशन लेस है और ये इसके इक्वल है तो इनकी भी तो डायमेंशन क्या होगी, है ही नहीं, इनकी भी ये भी डायमेंशन लेस होंगे। अब डायमेंशन लेस की अगर हम बात करें तो हम कैसे करते हैं, जो भी मेरे पास यूनिट होती है इनकी पावर क्या हो, 0, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो मेरे पास ये इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। बात समझ आ गई क्यों आया ये, पाई मेरे पास क्या है डायमेंशन लेस है, ये इसके इक्वल है तो ये भी तो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इक्वालिटी में जो इसके साथ हो रहा वही इसके साथ होगा, जो इसके साथ हो रहा वही इसके साथ होगा, दोनों के साथ सेम बिहेव होना है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि डायमेंशन लेस में क्या होता है, जो मेरे पास ये यूनिट्स होती हैं ये इनकी पावर क्या होती है 0, तो दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, यहाँ पे बताया हुआ भी, तो ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। ओके, तो कैसे आई ये चीज समझ आ गया बेटा आपको। ओके बेटा, तो यहाँ तक का काम फिनिश हो गया हमारे पास। अब देखो, दिस इज ए सेट ऑफ m homogeneous equation in n unknowns and in matrix form can be written as। अब देखो मेरे पास क्या है ये m होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन में मैं क्या होता है मेरे पास इक्वल टू 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, ये हमें पता है ना, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है अगर उसके इक्वल टू 0 आ रहा है दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं m देखो मेरे पास 1 2 से लेके m तक, तो ये मेरे पास m होमोजीनियस इक्वेशन का सेट बन गया, ठीक है। और इसमें मेरे पास वेरिएबल्स जो अननोन्स होते हैं जो हम बात करते हैं x1 x2 से लेके xn, तो मेरे पास क्या हो गया n अननोन्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम बेटा कैसे लिखते हैं इसको, ax इक्वल टू 0। अब a मेरे पास क्या होगा, मेरे पास a होगा ये a11 a12 से लेके a1n, a21 a22 से लेके a2n सोन करते चले जाएं, और यहाँ पे मेरे पास am1, ठीक है, am2 और यहाँ पे amn, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 x2 से लेके xn और इक्वल टू मेरे पास ये 0, ठीक है। बात समझ आई बेटा। देखो अगर आप मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जानते हो तो वो ऐसे इसकी पूरे की इसके साथ, तो मेरे पास दिस इक्वल टू आ जाएगी 0, इसके पूरे की इसके साथ करेंगे मतलब इसकी इसके साथ करेंगे प्लस, इसके इसके साथ करेंगे प्लस, इसके इसके साथ करेंगे प्लस, तो यही चीज़ आ जाएगी मेरे पास इक्वल टू 0। फिर सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, इसके इसके साथ प्लस, इसके इसके साथ प्लस, इसके इसके साथ प्लस इक्वल टू 0। तो मेरे पास इन जो मेरे पास ये होमोजीनियस इक्वेशंस हो इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हमने किया भी है बचपन में, ठीक है। ax इक्वल टू 0, 0 ये वाला पोर्शन है, a जो है मेरे पास वो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो x है मेरे पास वो ये मैट्रिक्स है, तो x का लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो वेरिएबल्स है यहाँ पे जो अननोन्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, और ये मेरे पास आ गए ये, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आता है और इनसे ये बनता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब देखो यहाँ पे नाउ फ्रॉम मैट्रिक्स अलजेब्रा, अगर हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में ही तो पढ़ते हैं, ठीक है। वी नो द रिजल्ट दैट इफ देयर आर m homogeneous equation in n unknowns then the number of independent solution will be n minus r। अब देखो ये हमारे पास वहां से आया है, अलजेब्रा से आया सीधा निकल के,
तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास m होमोजीनियस है, ठीक है, और n अननोन्स है, n अननोन्स है, तो अगर मैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वहाँ पे फाइंड करती हूँ तो मेरे पास n माइनस के r आता है, ठीक है। और जहाँ r जो होता है मेरे पास जो ये है ना, ये वाली मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसकी क्या होती है, रैंक होती है। तो हमने वहाँ पे अलजेब्रा में रैंक निकालनी भी आती है हमें, ठीक है, हम निकालते हैं रैंक। रैंक निकालने का एक प्रोसीजर होता है। तो जो यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी हम रैंक निकालेंगे तो इसकी रैंक आएगी आर। तो n माइनस आर जो होंगे हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। इतना क्लियर हो गया। एंड अदर जो उसके सॉल्यूशंस आएंगे मेरे पास वो क्या होंगे, जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे, ठीक है। द अदर सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। फर्दर देयर विल बी ओनली आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इक्वेशन। तो मेरे पास यहाँ पे जो मतलब इंडिपेंडेंट इक्वेशंस निकल के आएंगी ना, इक्वेशंस मेरे पास सिर्फ आर निकल के आएंगी। कैसे होता है देखो मैं बता देती हूँ। मेरे पास इस तरीके से कोई मैट्रिक्स होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जीरो बना के वो निकालते हैं कि कौन सी पूरी की पूरी, अगर मेरे पास यहाँ पे m रोज है, ठीक है, तो उनमें से मैं देखती हूँ कि कितनी रोज मतलब नॉन जीरो रह जाती, मतलब जो जीरो बन रही है ना उनको जीरो बना देते हैं, फिर जो रिमेनिंग रह जाती है वो हमारे पास रैंक निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं, तो जो रैंक निकल के आएगी वो मेरे पास जो होगी नॉन जीरो होगी, तो वो मेरे पास यहाँ पे आर निकल के आएंगे, ठीक है, वो मैंने मान लिया। इतना क्लियर हो गया ना बेटा। तो हमारे पास सिंपल सा फंडा ये है कि मैंने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, m होमोजीनियस इक्वेशन में n अननोन्स है। इतना क्लियर। तो जब हम इनका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो मेरे पास n माइनस आर होगा। जितनी मेरे पास क्या है, अननोन्स है ना, अननोन्स में से मैं इस मैट्रिक्स की रैंक को माइनस कर दूंगी तो वो मेरे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे। और आर मेरे पास क्या है, रैंक है इसकी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट की। इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आर मेरे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पे ये जो है ना, ये जब आपने अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा, इन सब में ये चीज़ें सॉल्व की हुई है, तो इनमें से कुछ जीरो बन जाएंगे। जो मेरे पास रैंक आती है इतनी मेरे पास इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन जाती है, आर आर इंडिपेंडेंट इक्वेशन बचती है सिर्फ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो ये अलजेब्रा का कंसेप्ट था। तो आपको सिर्फ माइंड में इतना ध्यान रखना है, m होमोजीनियस में n अननोन्स है, तो n अननोन्स है, तो यहाँ से इस मैट्रिक्स से हम इसका क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, और n में से उस रैंक को माइनस कर देंगे, तो उतने मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। और बाद में ये चीज़ बोल दी कि जो मेरे पास रैंक है तो उतनी मेरे पास इक्वेशन रह जाती है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशन रह जाती है। इफ, अब आगे देखें, दस इफ आर इज द रैंक ऑफ द डायमेंशनल मैट्रिक्स ए, जो मेरे पास डायमेंशनल मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या है, मेरे पास आर है, देन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 का क्या होगा, n माइनस आर। जो अभी मैंने ये चीज़ बोली ना, वही चीज़ कि मेरे पास डायमेंशनल मैट्रिक्स की रैंक आर होगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, Ax इक्वल टू 0, इसके n माइनस आर, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है जो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। सो कोरोस्पॉन्डिंग टू ईच इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ x की हर एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग we will have dimensionless product pi, therefore the number of dimensionless product in a complete set will be n minus r। अब ये जो चीज़ बोली है इसको ध्यान से समझना। देखो, जब मैंने शुरू में आपको लिखवाया था पाई इक्वल टू q1 की पावर x1, q2 की पावर x2, सो ऑन करते करते मैंने यहाँ पे लिखवाया था qn x की पावर n। अब देखो मेरे पास क्या होगा, ये जो x1 x2 xn है वो यही तो है, x1 x2 xn, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x1 x2 xn आएंगे मेरे पास। अब देखो ये मेरे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन होंगे वो n माइनस आर होंगे। इतना क्लियर, n माइनस आर, ओके। तो अब यहाँ पे बोला है कि
एक्स के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, हर एक इंडिपेंडेंट, मेरे पास टोटल नंबर जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो n माइनस आर है। तो मेरे पास जब n माइनस आर टोटल है तो मेरे पास जो मैं पहला लूंगी, पहले मतलब हर एक सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे पास n माइनस आर तो इंडिपेंडेंट टोटल सॉल्यूशन है, तो उसमें से हर एक की बात करें। अब n माइनस आर जैसे मैं बोल दूँ 3 है तो मैं पहले के लिए भी बात करूंगी, दूसरे के लिए भी करूंगी, तीसरे के लिए भी करूंगी। बात समझ आई ना? तो पहले के लिए जब मेरे पास पहले इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ से क्या निकलेंगे, x1 x2 से लेके xn पहले के लिए, तो मैं यहाँ पे रखूंगी तो मेरे पास एक निकल के आ जाएगा पाई 1। फिर मैं दूसरे के लिए रखूंगी, दूसरा भी तो आएगा क्योंकि टोटल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं बेटा, n माइनस, मतलब यहाँ पे n माइनस आर को अभी छोड़ो, इसको अभी आप गोली मारो, सिंपल सा है। यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे पास टोटल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 3 है, n माइनस आर की वैल्यू निकल के मेरे पास 3 आई। ठीक है, इतना क्लियर? तो मेरे पास जो पहला मतलब हर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की बात करें 3 निकल के आए, तो पहले के लिए जब मेरे पास आएगा तो यहाँ पे x1 x2 xn की वैल्यू आएगी मेरे पास निकल के। तो जब मैं इनको यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास पहले पाई 1 आ जाएगा। फिर जब दूसरे की बात करूँगी तो यहाँ से भी मेरे पास x1 से लेके xn की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से मेरे पास पाई 2 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से मैं जब बात करूँगी x3 वाले के लिए तो यहाँ से मेरे पास ये निकल के आएंगे, यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास एक पाई 3 तीसरा भी आ जाएगा। तो जितनी मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ली उतने ही तो मेरे निकल के आ रहे हैं। बात समझ आई? ये लाइन वही है, x के प्रत्येक इंडिपेंडेंट मतलब ईच इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए टोटल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है मेरे पास वो n माइनस आर है। ठीक है, तो मैंने एक के लिए बात की, तो एक के लिए जब मैं बात करूंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास वैल्यू आएंगी x1 x2 xn की वो मैं यहाँ पे रखूंगी, तो मेरे पास उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, फिर दूसरे के लिए करी, फिर तीसरे के लिए, सोन करते करते चले गए। लास्ट में मैंने क्या किया, n माइनस आर के लिए बात की, तो वहाँ पे मेरे पास x1 x2 xn की वैल्यू आएगी और यहाँ से मेरे पास पाई n माइनस आर निकल के आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? ओके, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास टोटल नंबर जो मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो मेरे पास n माइनस आर है। ठीक है, तो जब मैं n माइनस आर अगर मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास x के इंडिपेंडेंट हर एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए मेरे पास डायमेंशन लेस प्रोडक्ट मुझे मिलता है। ठीक है, तो मेरे पास जब इसके एक के लिए लिया तो मेरे पास वहाँ से x1 x2 xn की वैल्यू निकल के आएगी, वो यहाँ पे रखूँगी तो एक मिल जाएगा, दूसरा रखूँगी तो दूसरा, मतलब दूसरे के लिए किया तो फिर निकल के आएंगे, ये आ जाएगा। फिर तीसरे के लिए करूँगी तो तीसरा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा और कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे पास लास्ट नहीं आता n माइनस आर। समझ आ गया? तो वही चीज़ आ गया निकल के मेरे पास। तो द नंबर ऑफ डायमेंशन लेस प्रोडक्ट कितनी होगी मेरे पास, 1 2 3 से लेके n, तो कंप्लीट होगी मेरे पास n माइनस आर। तो किस तरीके से हुए वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है मेरे पास वो n माइनस आर है। अगर मैं n माइनस आर की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ईच इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएंगी। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास एक निकल के आएगा। इतना क्लियर? फिर मैं दूसरा लूंगी, उसके अकॉर्डिंग निकल के आएंगे तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा लूंगी तो तीसरा आ जाएगा। सिमिलरली अगर n माइनस आर के लिए लूंगी, लास्ट मेरे पास n माइनस आर ही तो है, तो ये आ जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने आ गए, n माइनस आर। तो मेरे पास जो ये वाली इक्वेशन थी, फंक्शन जो था, फंक्शनल जो रिलेशनशिप था इनके बीच में, मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में इक्वल टू ये था। तो यहाँ से मैं ये तो लेके चली थी, बट मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो क्या आया है, मेरे पास फंक्शन आएगा कहाँ से, पाई 1 पाई 2 पाई 3 से लेके पाई n r इक्वल टू 0। यही हमारे पास थ्योरम का प्रूफ है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, समझने वाली बात जो थी वो यही था, और सारा तो बच्चों का खेल था जो हमने बचपन में किया है, सब चीज़ें वही थी मेरे पास। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको समझनी थी कि हमें करना क्या क्या है।
सबसे पहले हमने इनके अजम्पशंस देखने हैं कि मेरे पास इस थ्योरम के अजम्पशंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो है, हम हमेशा जो इंडिपेंडेंट फंडामेंटल यूनिट है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर क्वांटिटीज़ होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ तो होगी ऑब्वियसली, और उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम इसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। फिर इनके बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, और जो ये मेरे पास ये रिलेशनशिप है, जो यहाँ पे हम यूनिट चूज कर रहे हैं, इनके टाइप से इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, डायमेंशनली होमोजीनियस है। ठीक है, इतना क्लियर। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, तो इनके फॉर्मूले मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स भी आएंगी। फिर ये मेरे पास रिलेशन है, इसको मुझे इसके इक्विवेलेंट दिखाना है, जहाँ पे ये मेरे पास डायमेंशनलेस पावर प्रोडक्ट है इनका। और यहाँ पे मैं जो भी लूँगी, जैसे 3 आया मेरे पास, बाई चांस मैं कर रही हूँ, तो मेरे पास अगर आर की वैल्यू 3 है तो मैं 4 तक लेके जाऊंगी। ठीक है, और आर मेरे पास क्या है, डायमेंशनल मैट्रिक्स की रैंक है। अब देखो यहाँ पे प्रूफ में क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज ले ली, फंडामेंटल यूनिट ले लिए। तो जब हम डायमेंशन लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे वो लिखा इनकी पावर, तो यहाँ पे यूनिट लिखी इनकी पावर, यूनिट लिखी इनकी पावर, यूनिट लिखी इनकी पावर। ठीक है, ये चीज बता दिया। फिर इनकी डायमेंशनल मैट्रिक्स बना दी मैंने, और यहाँ पे डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाने के बाद यहाँ पे हमने काम किया जो हमारे पास प्रोडक्ट वाला था, पाई वाला, पाई प्रोडक्ट का, वो इस तरीके से। फिर दोनों साइड डायमेंशन ली, इस तरीके से इनको देखा कि ये तो डायमेंशन लेस है, तो फिर ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो दिस इक्वल टू 0 आ जाएंगे। यहाँ से मेरे पास क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, एम एंड अननोन्स आ गए। तो जब हम अलजेब्रा में जाएंगे, अलजेब्रा में हमारे पास क्या होता है कि एम होमोजीनियस, जितने अननोन्स होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करूँ, तो जो ये मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी रैंक निकालो, और अननोन्स जो है मेरे पास, उनमें से इसको माइनस कर दूँ। तो अगर मेरे पास इसकी रैंक आर है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होंगे एन माइनस आर होंगे। ठीक है, ये चीज़ बता दिया। और कोई सॉल्यूशन आएगा तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब क्या है रैंक का, कि मेरे पास यहाँ पे जो है आर इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है बेटा, कितना क्लियर हो गया। अब सिंपल सी चीज़ है, ये तो वही चीज़ बताई हुई है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से समझने वाली बात है कि ये क्या बोला गया है। मेरे पास n माइनस आर की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, तो x के ईच इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, मतलब x, मतलब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 3 आए हैं। तो पहले सॉल्यूशन के लिए, दूसरे सॉल्यूशन के लिए, तीसरे सॉल्यूशन के लिए। तो जब पहले सॉल्यूशन के लिए बात करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएंगी, x की वैल्यू निकल के आई, इसका मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आई, x1 x2 xn की वैल्यू निकल के आई। तो मेरे पास यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पुट करेंगे तो एक मिल जाएगा। फिर दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी ये निकल के आएंगे, यहाँ पुट करा तो दूसरा मिल जाएगा। फिर तीसरे के लिए, तो जब मैंने n माइनस आर की वैल्यू 3 रखी तो मेरे पास 3 निकल के आए। तो सिमिलरली n माइनस आर के लिए भी जब मैं करूँगी, करते चल जाऊँगी, n माइनस आर निकल जाएंगे। तो टोटल मेरे पास जो ये पाई प्रोडक्ट, डायमेंशनलेस प्रोडक्ट है, ये कितने निकले, n माइनस आर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिन जिनकी नीड है। थैंक यू सो मच।